अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है। जी हाँ, एक दफ़ा फिर हाजिर है आपका होस्ट अरशद खान। स्टूडियो 4 प्रेजेंट, स्टूडियो 4 टाइम ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। जी हाँ जनाब, जैसे कि आपको पता ही है, आप हमेशा से देखते आए हैं, स्टूडियो 4 टाइम में आप इस दुनिया भर से ख़ास हस्तियों के इंटरव्यूज़ को एंजॉय करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मुतालिक सोचते हैं और देखते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो इन्हीं में से एक बड़ा नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जीटीए में रहने वाले तमाम लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे और होना भी चाहिए उनको, क्योंकि इनके नाम के साथ साथ एक ऐसा काम जुड़ा हुआ है जो कि इनको यूनिक कर देता है, तो हर किसी को मालूम होगा। तो इंतज़ार किए बगैर चलते हैं। सबसे पहले स्टूडियो 4 टाइम में हम वेलकम करते हैं आप लोगों की इजाज़त के साथ महबूब शेख साहब को। वालेकुम अस्सलाम। महबूब साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वेलकम आपको हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो 4 टाइम में। स्टूडियो 4 टाइम, जैसे कि मैं आपको बताया कि स्टूडियो 4 प्रेजेंट, स्टूडियो 4 टाइम ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। टीवी 4 के अंदर जो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम को लेकर आए, जो स्टूडियो 4 टाइम है, हम पूरी दुनिया से उन बड़ी बड़ी हस्तियों को, बड़े बड़े नामों को लेते हैं और उनके मुतालिक डिस्कस करते हैं। उनमें से आज एक आप हमारे सामने हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको हमारे स्टूडियो में आकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ टीवी 4 का, हेमा खान का, आप सभी का, कि आप कम्युनिटी के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और हमारे जैसे नाचीज़ों को मौका देते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। नाचीज़ तो सर हम लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का जज्बा और आप लोगों की दिन रात की जो जद्दोजहद, क्योंकि कनाडा के अंदर हम, क्योंकि कनाडा में हैं और कनाडा के अंदर रहते हुए जिस तरह परेशान, जिस तरह की मुश्किलात दरपेश रहती हैं और हम लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, उसके बावजूद जो आप लोग इस तरीके के टाइम निकाल लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। मैं ये भी रिवील करूँगा कि आप करते क्या, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, नाजरीन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। महबूब शेख जो है, कहते ही वो एक नाम पूरे जीटे में एक ही है। पहली बात तो महबूब एक ही है और शेख ऊपर से वो भी एक है। और तीसरी जो सबसे बड़ा, जिस मतलब रिलेशन, जिस चीज़ से आप हैं, जिस नाम रिलेट हैं, वो एक अपने आप में दुनिया में एक ही है, एक ही थे। सही है। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं कि ज़रा बताइए सर कि आप मतलब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ से बैकग्राउंड है आपका। सबसे पहले ऐसे करते हैं, पीछे पूछते हैं कि महबूब साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं कनाडा से पहले? कनाडा में आया तब तकरीबन 40 साल का था, 2005 में फैमिली के साथ आया और पूरी उम्मीद थी कि मुल्क अच्छा है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर सिला मिलेगा, और वो हुआ। सही। तो अपने आप में सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कनाडा ने एक प्रॉपर सपोर्ट दिया। जी, ठीक है, और हेड्स ऑफ टू कनाडा, ओ कनाडा, जी, ज़रूर। और बीइंग वैसे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, बीइंग सिटीज़न, कैनेडियन सिटीज़न, वी हैव टू बी प्राउड, वी आर कैनेडियन। और जो लोग अभी कैनेडियन नहीं हुए, उसके बावजूद उनके लिए भी वही पूरा का पूरा हक है, पूरी वो है कि वो प्राउडली फील करते हैं बिकॉज दे आर इन कनाडा, राइट। तो ओके, तो ये आपकी जर्नी इंडिया अहमदाबाद से शुरू हुई। स्कूलिंग आपकी वहीं इंडिया में हुई? जी, अहमदाबाद में अहमदाबाद में ही लिखा। हुई। जी, किस स्कूल में पढ़े आप? जी, मैं
GLS कॉलेज में से मैंने GLS कॉलेज से आपने इंग्लिश ग्रेजुएशन किया? लिटरेचर में ग्रेजुएशन। इंग्लिश लिटरेचर में, गुड, वेरी नाइस। तो इंग्लिश लिटरेचर में GS कॉलेज अहमदाबाद गुजरात से आपने इंग्लिश लिटरेचर में जो है ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर क्या मसरूफियात रहीं? वैसे हमारा ख़ानदानी जो बिजनेस था वो मैन्युफैक्चरिंग था। ओके, गुड। तो उसी में थे हम, और उसी में आगे भी फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमास किए। ओके, गुड। और तो मतलब महबूब साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि नाज़रीन भी चाहेंगे पता कर कि इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन बेसिकली फैमिली वाइज आप जो है मैन्युफैक्चरिंग में रहे, तो डेफिनेटली बिजनेस में, क्योंकि गुजरात का नाम आता है तो बिजनेस, जी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए लफ्ज आता है गुजरात, गुजराती तो बिजनेस, और वो गुजराती नहीं जिसने बिजनेस ना किया हो। तो बिजनेस में रहा, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर आपने किया, वो भी एक अच्छा ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद वापस आपने फिर अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के वो उसी फील्ड में वापस आए आप, इंजीनियरिंग साइड में। गुड। तो उसमें डिप्लोमास वगैरह किए और उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू किया। जी, उसी बेस पर मैं कनाडा भी आ गया। फादर तो खुश हो गए होंगे कि बच्चे ने अपना काम जो है ना वो संभाल लिया। हमारे खानदान में टेक्निक और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। गुड, नाइस, वाह। जैसे मेरे वालिद थे, बहुत अच्छे टेक्नीशियन थे, लेकिन शायर थे बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी टेक्नीशियन थे, और मेरे ग्रैंडफादर के फादर, वाह, उनका बैंड हुआ करता था, म्यूजिकल बैंड। वाह, तो टेक्निक मतलब और आर्ट्स, थ्री फादर्स की आप बात कर रहे हैं, मतलब ग्रैंडफादर के फादर, ग्रैंडफादर जो है आपके, उनका बैंड, मतलब कि कौन से सन की बात रही होगी? ये तो जाहिर है कि जब मेरे ग्रैंडफादर बहुत छोटे होंगे, आप सोच लीजिए। मतलब कमो बेश कोई अंग्रेजों का दौर जो है वो रहा होगा डेफिनेटली। और मेरे ग्रैंडफादर के जो फादर थे, उनको अंग्रेज़ों ने बहुत इनामात भी दिए थे उनकी मौसीकी की जो सलाहियत थी उसके। तो यही तो बात है। देखिए, हम तो तलाश रहे थे महबूब शेख साहब को, और नाजरीन भी हमारे खुश हो रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने रिवील नहीं किया कि महबूब शेख जो कनाडा में इतना नाम मशहूर है क्यों है। तो नाजरीन, मैं पहले आप लोगों को बताता चलूं कि महबूब शेख साहब जब भी नाम लिया जाता है GTA में, तो हर किसी का दिमाग सबसे पहले जाता है इतने बड़े लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ हर किसी का दिमाग जाता है, क्योंकि महबूब शेख साहब मोहम्मद रफ़ी के इतने बड़े फ़ैन हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब के नाम कर दिया। और आज तक जो है वो रफ़ी साहब के लिए, मतलब उनका कोई भी गीत हो, कोई भी उनका सॉन्ग हो, वो इनसे नहीं बच के गया। मेरी खुशकिस्मती है माशाल्लाह, माशाल्लाह, रफ़ी साहब को गाने की किस्मत है मेरी। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि मोहम्मद रफ़ी साहब, मैं कभी भी ये गलती नहीं कर सकूंगा, माफ़ी चाहता हूँ कि सिर्फ उनका नाम अधूरा मैं कहूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा नाम, एक ऐसा फनकार जो कि सदियों में कहीं जाके पैदा होता है और एक ही पैदा होता है। अब अभी तक तो कोई हुआ नहीं। मतलब 1924 में अल्लाह ताला ने जिनको इस दुनिया में भेजा, सरजमीन पर आए, और अपनी छोटी सी उम्र से उन्होंने जो है मतलब सिंगिंग की तरफ जो है इतना मतलब मयार पाया, इतनी ऊंचाई देखी उन्होंने, और एक छोटी सी, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं हुई उनकी, और उन्होंने हमें छोड़ भी दिया। लेकिन हम अपने पीछे जो कुछ वो छोड़ गए हैं, जो मेरे ख्याल से सदियों तक वो सरमाया ख़त्म नहीं हो पाएगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये था जनाब महबूब शेख साहब का जो पूरा परिचय, कि मोहम्मद रफ़ी साहब को ये गाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों को हमेशा यही चीज़ दिखाई है कि स्टूडियो 4 टाइम के अंदर कि हम कोशिश करते हैं कि हमेशा उन लोगों को लेकर आएँ जिनको कि आप बेसिकली
जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट होते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री पता चले कि ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे आते हैं, क्या हमारी जो ज़रूरियातें। मैं अगर हफ्ते में एटलीस्ट 4 या 5 दफ़ा रफ़ी साहब को ना सुनूं तो शायद मेरा खाना हजम नहीं होता। कोई एक चीज़ भी सुननी ज़रूर है, क्योंकि और उनके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। तो मुझ जैसे जो लोग हैं, मुझ जैसे जो फ़ैन है, जब महबूब शेख साहब जैसे लोगों को देखते हैं तो डेफिनेटली मेरी तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो आप लोगों की भी ज़रूरत रही होगी। तो महबूब साहब ज़रा बताइए कि ग्रेजुएशन करने के बाद, अपनी पुश्तैनी बिजनेस को संभालने के बाद, फिर आपने इरादा किया कि चलो जी अब कूच करें। हाँ, अब कूच करें और कनाडा आ जाए। तो कनाडा आने का आपने ठाना और कनाडा आप आए। पहले ये बताइए कि रफ़ी साहब को आप किस उम्र से गा रहे हैं और कैसे, क्यों गा रहे हैं? रफ़ी साहब का और मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। माशाल्लाह। मेरी उम्र जब 14 साल की थी तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओके, 14 इयर्स। जब मैं 14 साल का था तब 1980 की साल, तब रफ़ी साहब की वफ़ात हुई। ओह यस, 1980 जी, जुलाई 31 जुलाई। जी, वो दौर था जब ज़्यादा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, रेडियो ट्रांजिस्टर बहुत बचते थे। और तब हर जगह रफ़ी साहब के गीत बजने लगे, इतने ज़्यादा बजने लगे कि शायद मैंने उसके पहले इतने ज़्यादा सुने ना थे, सुने भी नहीं थे। और जाहिर है जब चीज़ ज़्यादा आती है आपके नज़र के सामने तो आपको उसकी अच्छाइयाँ नजर पता आने चलती लगती हैं। हैं। तो वैसे ही बस मैं मेरे वालिद से बात कर रहा था कि ये जो सिंगर की वफ़ात हुई रफ़ी साहब, तो मेरे वालिद ने बताया कि रफ़ी साहब के बारे में एक बात तुझे बताऊं कि इन्होंने गीत गाया था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। वाह, बड़ा मशहूर गीत है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। मेरे वालिद ने कहा कि 1966 में रफ़ी साहब ने ये गीत गाया, और वालिद ने कहा आपकी पैदाइश 1966 की है। वाह, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस मेरी साल आमद की खुशी में रफ़ी साहब ने रफ़ी साहब ने ये गीत, क्या तो बात वो है, क्या यानी रिलेशन, एक कनेक्शन बना, कनेक्शन बन गया। गाने का शौक पहले से था, तो उनके गीत ज़्यादा मैं गुनगुनाने लगा। गुड। और फिर सब ने कहा कि हाँ रफ़ी साहब के गीत सूट करते हैं तुझे। फिर वाह, सारा सिलसिला और देखिए चलता रहा, सिलसिले जिसमें हाँ। संगीत की तालीम आई, छोटे मोटे टैलेंट शोज़ आए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, फिर प्रोफेशनल हुए, छोटे मोटे ग्रुप के साथ गाना शुरू किया। इस तरह फिर कारवां बढ़ता रहा और मेरा सफ़र तय होता रहा। तो मतलब आपने बाकायदा तालीम हासिल की, ज़रा इसके मुतालिक बताएं जी, कि। मैंने तालीम हासिल की है, हमारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे गुरुजी का नाम पंडित श्री कृष्णकांत परीख, जो गुजरात के अहमदाबाद के रेडियो के, ऑल इंडिया रेडियो के क्लास 1 सिंगर रहे। उनसे मैंने सीखा, और हमारा जो घराना कहलाता है वो मेवाती घराना कहलाता है। और मेवाती ये घराने से मतलब आपका जी, ताल्लुक पंडित रखा? जसराज जी का जो घराना है जी, मेवाती घराना। मेवाती घराने, पंडित जसराज जी जी, की आप शागिर्द रहे, कह और सकता हूँ क्योंकि उन्हीं के घराने को उन्हीं के सीखा। घराने से आप, ओके जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि घराना उन्हीं का है तो उसी यानी घराने के हिसाब सिलसिले से से। गायकी का एक अंदाज होता जी है, जी जी। हर घराने का अपना अपना जी, मेवाती मुख्तलिफ अंदाज। डेफिनेटली, मेवाती एक उनका जी, अपना एक स्टाइल है, जी, एक मतलब राग उनके अपने, जो जिस तरीके से वो लोग उस चीज़ को मतलब जी, एलिब्रेट करते हैं, जी, वो तमाम चीज़ें उसमें आती। सही, ज़बरदस्त। तो आपने मेवाती घराने से आपका सिलसिला रहा, ताल्लुक़ रहा, और उसके बाद आपने सिंगिंग को एंजॉय किया, गाना शुरू बहुत किया, बहुत। और रफ़ी साहब जो है मतलब इस तरह से आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में आए, मैं यही जी, कहूँ आपकी जी, ज़िंदगी में मेरी आए, ज़िंदगी। उनका नाम रफ़ी साहब का नाम, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम आपकी ज़िंदगी में आया, जी, और 14 साल की उम्र में आपको ये एहसास हुआ कि इतना मशहूर सिंगर जो है वो आप प्रॉपरली होश भी नहीं संभाले थे जी, कि वो
इस दुनिया को छोड़ गए, जी। फिर आपने उनको स्टार्ट किया। तो मतलब ऐसा होता है कि अक्सर जो कहा यह जाता है कि मैं अगर किसी सिंगर के को पसंद करता हूँ और उनको गाता हूँ या उनके जैसा गाना चाहता हूँ, तो उनको मैं उनकी लाइफ में बहुत सुना होता हूँ, जी। तो मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट। लेकिन आपको तो वो मौका भी नहीं मिला उनको इतना वो सुनने का, क्योंकि 14 साल की उम्र इतनी बड़ी उम्र नहीं होती जी। कि सारी चीज़ों का मालूम हो जाए। उनके जाने के बाद ही सुना, जो भी ज़्यादा कुछ सुना। तो कैसा ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि अगर कोई सिंगर खुद मौजूद हो तो इंसान दोबारा से उस चीज़ को देख सकता है। इतनी तो उन दोनों में वीडियोस वगैरह भी नहीं होंगी, जी। या सेल फोन का वो भी नहीं था उन दिनों में। जी। तो कैसे मतलब आपने अपने आप को ग्रो किया इस? उस वक्त टेप रिकॉर्डर्स थे, हम्म, कैसेट्स ज़्यादातर होती थी, हम्म, तो बस वो काम पर जाएं या कहीं भी जाएं तो वो कैसेट बजती रहती थी, हम्म, जो छोटी कैसेट्स सही आती थी, सही, छोटी कैसेट ऑडियो होनी, सही कैसेट। सही। उन्हीं से बस सीखते रहे, सुनते रहे। मैं यूँ कहूँगा कि जैसे कि संगीत की तालीम लेना एक अलग चीज़ होती है और जी, रफ़ी साहब को गाना एक अलग चीज़ अलग होती चीज़, है। सही, बिल्कुल बेशक। आप जब संगीत की तालीम लेते हैं, मौसीकी की तालीम लेते हैं, तो आप सीखते हैं कि सुर क्या है, रागा क्या है, हम्म, हम्म, कैसे गाना चाहिए। हम्म, लेकिन जब रफ़ी साहब के गीतों की बात आती है तो रफ़ी साहब तो एक खुद ही लुगात है मौसीकी की। वाह। बहुत सारे लोग जी। इस वर्ड से वाकिफ नहीं होंगे। लुगात, लुगात, डिक्शनरी। जी। सही है जी। तो तो रफ़ी साहब के गाने सुनने के लिए रफ़ी साहब के अंदाज़ को सुनना बार बार बहुत ज़रूरी है। और सुनने के बाद अगर उसको हम गाकर थोड़ा इंसाफ दे सकें तो फिर एक सिलसिला जारी होता है अप्रिसिएशन का, कि हाँ भाई अच्छा गाया, अच्छा गाया। फिर वो बढ़ते जाते हैं, उसमें बढ़ते जाते हैं, फिर इस तरह न चलता रहता है आगे मामला। अगर आपको मुनासिब लगे तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि रफ़ी साहब का फर्स्ट प्लेबैक जो उन्होंने किया जी। सॉन्ग, कुछ याद है आपको? हाँ, रफ़ी साहब ने जो गीत गाया था फिल्म गुल बलोच के लिए। गुल बलोच, जी, जी। गुल बलोच। ये गीत गाया था उन्होंने 1940 1941 में, 41, सही, लेकिन 1940। फिल्म जो है 44 में रिलीज़ हुई। ओके ओके, गुल मेरे ख्याल से श्याम बलोच। सुंदर जी का म्यूज़िक था उसमें। उन्होंने गुल बलोच में पहला गीत गाया था, वो कुछ इस तरीके का था। सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। क्या बात है, ये गीत था। क्या बात है, जबरदस्त। मतलब एक लम्हे के लिए एक झटका सा है। आप लोगों को ही झटका आया होगा डेफिनेटली। बहुत कुछ बाकी है महबूब साहब से बात करने के लिए। कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए स्टूडियो चार टाइम ओनली ऑन TV4, कॉन्सेप्ट बाय हैमा खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं महबूब शेख साहब और हम बात कर रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर। तो अभी आते हैं लौट कर। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी हाँ, आप देख रहे हैं स्टूडियो चार टाइम ओनली ऑन TV4, कॉन्सर्ट बाय हैमा खान। मैं आपका होस्ट अरशद खान और हमारे साथ मौजूद हैं महबूब शेख साहब।
ब्रेक पे जाने से पहले हमने सुना महबूब साहब से रफ़ी साहब का सबसे पहला प्लेबैक सिंगिंग जो उन्होंने किया सॉन्ग, वो गुल बलोच मूवी से था, जो कि 1941 में रिकॉर्ड हुआ और फिल्म रिलीज हुई 1944 में। तो जनाब, आप उनके पहले गाने को से स्टार्ट करके चले हैं और वन बाय वन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये सफर कहाँ तक पहुंचा है? हजारों गीत हो जाएंगे, 30,000 से ज्यादा गीत। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक और आपके मतलब रफ़ी साहब के बहुत बड़े फन का मतलब बहुत बड़े फैन हैं, शायद आप उनसे ज़रूर वाकिफ़ होंगे और होना भी चाहिए, सोनू निगम जी। सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत मतलब उनको मैंने हमेशा देखा है कानों को हाथ लगाते हैं जब रफ़ी साहब को गाते हैं। उनकी शुरुआत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी गीतों से हुई थी जी। तो मुझे अभी आपने थोड़ा सा गुनगुनाया, एकदम से मैं 2 लम्हे के लिए मैं किसी और जगह पहुंच गया। तो कैसा एंजॉय करते हैं मतलब आप जब खुद कभी कोई गाना तैयार कर रहे होते हैं, रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, तो क्या आपका लाएमल क्या होता है? किस तरीके से आप चाहते हैं कि मतलब उसको कैसे तैयार किया? अकेले बैठ के करते हैं या क्या ऐसा तरीका होता है जिसमें आप पूरा एंजॉय करते हैं उसको? एंजॉय का सवाल है रफ़ी साहब की, हर चीज़ एंजॉय करता हूँ मैं। अगर वो छींक भी खा लें तो मैं एंजॉय करूँगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज के दौर में भी रहा सवाल गीतों की तैयारी का, तो रफ़ी साहब जैसे मैंने कहा कि जज्बातों का समंदर है वो। वाह, क्या बात। मैंने मेरी ज़िंदगी में सालों से मैं गीत गाता हूँ रफ़ी साहब के, लेकिन आज भी किसी प्रोग्राम के पहले मैं वो गीत दोबारा सुनता हूँ तो मुझे कुछ नई चीज़ें अंदर से मिल जाती। क्या बात है, क्या बात है। मतलब गाना सीख कर एक अच्छे घराने से बेबाती घराने से सीखने के बाद और उसके बाद आज इस दौर में भी जब दोबारा से आप गाते हैं तो रफ़ी साहब उस गाने में एक नया रंग नज़र आता है। ये बात हकीकत है, इसमें नो डाउट कि रफ़ी साहब की सिंगिंग बड़े बड़े लोग मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाए। रफ़ी साहब ने हर मूड के गीत गाए हैं, वैसे सभी ने गाए हैं, जैसे कि किशोर साहब, मुकेश साहब, ये सभी ऐसे लेजेंड, ऐसे सितारे जो आसमान में जो अभी उरूब होने वाले नहीं हैं। वो हमेशा नजर आने वाले सितारे, ये ऐसी छतरी हैं कि जो भी आएंगे इनके नीचे ही खड़ी, इनके नीचे ही होंगे। सही सही कहा आप, बिल्कुल आई तो एग्री। इनकी बात ही अलग है। ये सारे ज़बरदस्त सिंगर्स हैं और दुनिया के सारे जो छोटे सिंगर हैं जो नए, उन्हीं को फॉलो करते हैं। बेशक करना भी चाहिए, करना भी चाहिए डेफिनेटली। ये इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब ये वो नाम है, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर दा और मुकेश साहब, और मतलब ऐसे नाम हैं और कई नाम हैं जिन्होंने मतलब इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। रफ़ी साहब की ख़ुसूसियत ये रही कि उनका जब जब एक अच्छे फ़नकार के हिसाब से नाम लिया जाता है, उसी वक्त एक अच्छे इंसान के बतौर अच्छे इंसान उनका नाम लिया जाता है। क्या बात है, ये ख़ुसूसियत है उनकी। माशाअल्लाह। और कई किस्से ऐसे हैं जो एक बढ़िया इंसान उन्हें साबित करते हैं। जैसा कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई आगे ना बढ़े, हर एक को उन्होंने खुद के साथ लाने की। वाह, क्या बात। और मैं बड़ी मिसाल दूं आपकी कि महेंद्र कपूर साहब, ये वो सिंगर हैं कि अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि भाई रफ़ी साहब के बाद कौन, तो आपको लगेगा कि महेंद्र कपूर। वाह, वही आवाज़, वही रेंज। वाह जी वाह। ऐसे फनकार को खुद का शागिर्द बनाना और हर जगह उनको लेकर जाना। वाह वाह। और फिल्म सोनी महिवाल में क्लाइमेक्स का जो गीत है, सोनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गंवाई, वो गीत खुद ना गाना, महेंद्र कपूर साहब क्या से बात है, क्या बात है। यानी अगर किसी और इंसान की बात करें तो सोचे कि यार ये तो मैं खुद ही मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार, लेकिन वो ऐसे इंसान थे कि उनको इन चीज़ों से कोई ना खौफ था, ना कोई उनको सरोकार था। क्या बात किया।
ये सबसे बड़ी मिसाल मेरे नज़दीक है। वाह। तो जनाब सिलसिला यहाँ से शुरू होकर जब कनाडा पहुँचे आप और कनाडा में मुकीमियत आपने इख्तियार जी। की, मुकीम हो गए आप, और उसके बाद में मतलब आप जब आए कनाडा तो कितने फैमिली मेंबर थे आप लोग? मैं, मेरी बीवी और मेरी 3 बेटी थी। अच्छा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटी हैं। चार, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लोग क्या करते हैं, जरा उनके मुताबिक? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी का काम रहा है कि मेरी बच्चों को सही तरबियत दी जाए वाह, और उनको अच्छी तरह बड़ा कर, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। माशाल्लाह। बड़ी बेटी हमारी जो है वो हॉस्पिटल्स में ऑपरेटिंग रूम में नर्स हैं, वेरी गुड। और जो उनसे छोटी बेटी वो फ्रेंच लैंग्वेज की टीचर बनने वाली है अगले साल। माशाल्लाह, वेरी गुड। मतलब आप जी। वहां से आए और यहाँ कुछ बांट रहे हैं, क्या जी, बात और है। तीसरे नंबर की जो है वो एयर कनाडा में उसकी जॉब है। वेरी गुड, वेरी गुड। और चौथे का तो पूछेगा नहीं, उनका मैं जरूर उसका तो पूछूंगा। मैं कैमरे पे छोटी जो है आपकी, उनका नाम तो मैं नहीं ले रहा, अगर आप चाहें मुनासिब तो बताएं, लेकिन उनके हुनर जो है मैं देख रहा हूँ आपको। उनका नाम पापा के फोन जी, पे मैंने आपका हुनर देख लिया है। उसका नाम शजीन है। जी। शजीन मैंने आपका हुनर देख लिया है पापा के फोन पे। पापा बोलती हैं, क्या बोलती हैं? पापा कहती है। पापा बोलती हैं, ओके। तो शजीन आप तैयार हो जाइए, अब हम जो है ना आपके पापा को अपने पास रख रहे हैं स्टूडियो में, सही है? तो मतलब माशाल्लाह से बच्चों के थ्रू अभी जो है आपने कनाडा को कुछ दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए जी। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जब कभी भी कोई प्रोग्राम आपका आता है, मैंने हमेशा ये देखा है कि आपके कोई भी प्रोग्राम जब आप मोहम्मद रफ़ी साहब पे करते हैं तो जैम पैक जाते हैं, लोग भरे हुए होते हैं, जी, और अल्लाह सारे का जो है एहसान। मतलब किसी को ये नहीं होता कि यार हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं, बस उनको ये होता है कि बस आज ये प्रोग्राम देखना है और सुनना है। ये तो रफ़ी साहब का सारा बनाया हुआ खेल है आहा। कि उनके गीत ऐसे उन्होंने गाए हैं कि लोग सुनने के लिए चले आते हैं, चले आते हैं। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। रफ़ी साहब, किशोर साहब, इसको मुकेश दिल से साहब, करना भी बड़ा जरूरी इन है। आर्टिस्ट के शो जो हैं वो हरदम कामयाब होते हैं, कामयाब, लोग सही। बहुत दिल से चाहते हैं उनको। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि नाजरीन से भी शेयर करूँगा कि हम अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ गज़ल नाइट थी, तो गज़ल नाइट लोगों ने बहुत मशहूर की और काफ़ी सारे मतलब लोगों को भी मतलब मौका लगा। और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जतेंद्रा जी ने उसको प्रोग्राम को किया, तो मतलब वहाँ पे हम खड़े हुए बातें करने लगे। जतेंद्रा जी कहने लगे कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो आज की नई पीढ़ी, नए जो बच्चे हैं वो आगे की तरफ आएं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, यही आपने भी किया और बड़े सब ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि छोटों को भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना होगा, उनको भी अपनी एफर्ट्स दिखानी होगी जी। कि जब हमारे बड़े इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ करके कर रहे हैं और हमारे लिए रास्ते बना रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे जो न्यू जनरेशन आ रही है, हमारे जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो सिंगिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको अभी भी स्टिक रहना चाहिए? हमारे वो लेजेंड जो मतलब अब नहीं रहे हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब और मुकेश साहब है, मन्ना डे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको कि हम मतलब समझते हैं कि बहुत पाए के थे, गुलकार थे। क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि जो जनरेशन होती है दौर रवां में, जो उनका रुझान होता है वो एक हद तक ठीक होता है। जैसे कि आज के बच्चे जो हैं वो आज का म्यूज़िक सुनेंगे, जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हम जहाँ से आए हैं, हमारी जो रूट्स, जो बैकग्राउंड, जी रूट्स हैं, जो जी। कल्चर है हमारा, उनको भी थोड़ा साथ लेके चलें, तवाज़ुन बना रहें। और उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में, म्यूज़िक ले लें, दूसरे आर्ट्स ले लें, ये ऑटोमेटिकली आपको अच्छी फैमिली वैल्यू सिखाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े रहने का एग्री जज्बा देती हैं, एग्री, और एक सोबरनेस देती है। सोबरनेस देती। तो बच्चों को चाहिए कि जो इनका पॉपुलर म्यूज़िक है उसमें भी इंटरेस्ट लें, और इस चीज़ को भी
उतनी ही इज्जत देने की कोशिश करें। Nice. और ये फर्ज है हमारा कि हम फर्ज है कि बच्चों उनको को बताएं। थोड़ा कहें। हम्म। जैसे अभी मेरे जो बच्चे हैं, जी अभी जैसे आपने जिक्र किया मेरी छोटी वाली का, उसको आप कहेंगे कि आपका फेवरेट अदाकार कौन है, तो वो कहती है सलमान खान, आमिर खान और शम्मी कपूर। वाह, जबरदस्त, क्या कॉम्बिनेशन, सलमान खान, आमिर खान लेकर उसको पता है कि क्या बात पापा गीत गाते हैं, ज्यादातर शम्मी कपूर के जी गीत हैं, और जी। उसको वो डांस वगैरह करते हैं शम्मी कपूर साहब, हम्म। अच्छा लगता है। तो ये तवाजुन बना रहे हैं, तवाजुन बना तो रहा है। फैमिली की ग्रोथ ज़्यादा जी कल्चरली हेल्दी हो सकती है, और बिल्कुल ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं, डेफिनेटली सही कहा आपने। अच्छा, क्या ख्याल है कि नाजरीन आप बताइए, कुछ और ना सुना जाए इनसे, बड़ी मतलब खामोशी से ये साइड से निकल रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे नाजरीन को बता दीजिए, नाजरीन वो लोग जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं स्टूडियो 4 टाइम, मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से आपको बता दूं कि 27 जून शाम 8 बजे से आप देखेंगे रफ़ी साहब का सोलो प्रोग्राम, जो कि महबूब शेख साहब करने वाले हैं हमारे स्टूडियो में। आप लोग लाइव देखेंगे और मैं आप लोगों को सबको दावत दूंगा कि आइए देखें 27 तारीख को, क्योंकि 31, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस वक्त मार्केट में हो रही हैं, तो 31 मोहम्मद रफ़ी साहब का जो है वो बरसी डे है, वो जुलाई को है, जुलाई 31, राइट, जुलाई 31 को है जी। लेकिन हम क्योंकि सोलो रफ़ी साहब का जो है प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो महबूब साहब जो है वो 27 जून को, जो कि नेक्स्ट आगे आने वाला है, 10 दिन है, 27 जून को जो है वो सोलो प्रोग्राम होगा रफ़ी साहब के ऊपर। रफ़ी साहब की पसंद, जो आपके पसंदीदा सॉन्ग्स हैं आप लोग वो हमें लिख कर भेजिए। स्टूडियो 4 के ईमेल पे आप हम ईमेल कर सकते हैं, और उसका एड्रेस है studio4.corp corp@gmail.com। आप हमें देख भी रहे हैं नीचे टिकट में आपको पता चल रहा है कि जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है 6472447695। आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं 27 के प्रोग्राम के लिए, 27 जून को जो रफ़ी साहब का सोलो महबूब साहब कर रहे हैं। तो चले नाजरीन, चलते हैं, सुनते हैं रफ़ी साहब की मशहूर सॉन्ग को, महबूब साहब की आवाज़। नाज़रीन और सामीन को मैं भी कह दूं, मेरी तरफ से दावत दे दूं, बिल्कुल, कि आप ज़रूर अपना वक्त निकालिएगा, रफ़ी साहब की खराज अकीदत की शमा में थोड़े से मोम के बूंदें डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो TV 4 जो आपको ये प्रोग्राम दिखाएगा, और क्योंकि आज के प्रोग्राम के हवाले से इंटरव्यू जो आप देख रहे हैं महबूब साहब का, महबूब शेख साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कहना पड़ता है कि ही जॉइन द TV 4, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीबी हमारी साहब कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा लाना चाहते हैं। जो इनकी क्रिएटिविटी है वो भी डेफिनेटली आएगी सामने। आप लोग भी हमें डेफिनेटली फीडबैक देते रहिए, आप लोग हमें बताते रहिए और किस तरीके से हम अच्छे करते हैं। इसी तरह से प्रोग्राम जो है वो आते जाएंगे सामने। तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के से मैं आपको बता दूं कि महबूब शेख साहब TV 4 को ज्वाइन कर चुके हैं, और अपना एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप इनका हमेशा देखते रहेंगे। तो जी सर, सुनाइए, कुछ अच्छा सुना दीजिए। रफ़ी साहब के तो जितने गीत सुनाए जाए कम है बेशक। थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त है आपको। 27 को आपको ऑलरेडी पूरे गाने रफ़ी साहब की एक गज़ल है फिल्म नौनिहाल की, वो मैं कुछ फिल्म नौनिहाल जी कौन से सन में आई थी ये मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ सन को। चले कोई बात नहीं, फिल्म नौनिहाल की से है, और रफ़ी साहब की गज़ल है। जी गज़ल है, मैं थोड़े से मुखला सुना। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम
कर लूँगा सफ़र एक उम्र का पल में तमाम, कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, कर लूँगा। क्या बात है, क्या बात। तो नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम, कर लूँगा नजर झुकाई तो खाली सलाम, कर लूँगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, कर लूँगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। शुक्रिया जनाब। तो भूलिएगा नहीं, 27 जून 8 बजे टीवी 4 पर आ जाइए और अपनी फरमाइश कीजिए। रफ़ी साहब को आप सुनेंगे, महबूब शेख साहब की आवाज़ में, और इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे आप डेफिनेटली। तो जी, तो ये तो सफ़र मतलब चलता चलता यहाँ तक पहुँचा कि बच्चों को भी कनाडा के इस पे लगा दिया आपने और ख़ुद भी जनाब। वैसे अब बाय प्रोफेशनल अपनी जॉब वगैरह के सिलसिले में क्या अब यहाँ बिजनेस कर रहे हैं आप, या फिर अपना? मैं यहाँ पर मुलाजिम हूँ। ओके, गुड। मैं टोरंटो ट्रांजिट कमीशन में मुलाजिम। वाह वाह। तो टोरंटो ट्रांजिट जो लोग यूज़ करते हैं, ले लीजिएगा नाम इनका, महबूब शेख साहब का। मैं माजूरों को जो ट्रांसपोर्ट करती है वो विंग में हूँ। वाह। और माजूरों को और एक और बीमारों खिदमत, को हॉस्पिटल ले जाना। एक और खिदमत सर। जी, क्या बात है, क्या खिदमत बात में है। लगे हुए। वेरी गुड, जबरदस्त, वेरी सुकून नाइस। है उस जॉब में, सुकून है। वेरी नाइस, जबरदस्त। जितनी तारीफ की जाए कम है। एक के बाद एक तीर फेंक रहे हैं आप। क्या बात है। तो क्या महबूब साहब बताइए कि क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आप कनाडा में हमारे जो भारतीय संगीत है, या जो हमारे मतलब बरसगीर का जो संगीत है उसके मुताबिक क्या मतलब क्या फ्यूचर है? फ्यूचर ये है कि बहुत ज़्यादा लोग हमारा जो म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चर है, उसको ज़िंदा रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा कल्चर चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, जो भी साउथ एशियन कल्चर है, वो बहुत देर तक ज़िंदा रहेगा, ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह। क्योंकि ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। फैमिली वैल्यूज़, हमारे बच्चे, हमारे यानी जो यहाँ के पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो इसी दिशा में जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह। मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ अपने कल्चर को लेकर। वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। और मतलब मुझे बड़ा मतलब खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो नई पीढ़ी है, नए सपूत जो है हमारे, जो आगे बढ़ रहे हैं और किसी न किसी तरह अपनी फील्ड को, अपने हुनर को और अपने फ़न को और अपने माँ बाप की सकाफ़त को, की बैकग्राउंड को जो है वो ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को सल्यूट है। और महबूब साहब, मैं एक ज़िक्र करूं कि हमने इसी बेस पे एक कोशिश की थी, कैनेडियन देसी स्टार जो हमारा प्रोग्राम है, जो कि बिफोर यू पे ऑन एयर हो रहा है, तो इसमें हमने इसी तरह से मतलब अगर हम बड़े सग़ीर की बात करते हैं तो सिंगिंग एंड दूसरी कला है डांसिंग,
इन दोनों को हमने उसमें इंट्रोड्यूस अच्छा। किया और कोशिश यही की कि हमारे साउथ एशियंस जो ज़्यादातर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इधर उधर से जो लोग हैं वो लोग आगे बढ़े और जी। उनमें ये जो कहीं उनको मौके नहीं मिलते वो मौके प्रोवाइड किए जाए और हमने उनको चांस दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मुझे आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ ऐसे कि आप बहुत मुतमईन है, मैं भी बहुत मुतमईन हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मेहनती बच्चे आके आ रहे हैं जी। और ऐसे बच्चों को हमेशा जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए और डेफिनेटली करेंगे। मैं जो और एक पैटर्न देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर हैं जी। वो उनकी शुरुआती का जो उनका दौर है, हम्म। उनको स्ट्रगल करनी है जॉब के लिए, वो चलता रहेगा। वो जी पॉपुलर म्यूज़िक भी सुनते रहेंगे, सब जी कुछ करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी जब उनकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा तो वो अपने आप अपने कल्चर को थोड़ा बहुत लेकर ही चलेंगे। ऐसी लेके पैटर्न मैंने देखी है और उसी वजह से मुझे उम्मीद है। गुड, वेरी नाइस। तो जनाब, मुस्तकबिल भी हमारा रोशन है और माजी भी हमारा रोशन था। बिल्कुल। ऐसे बड़े बड़े लेजेंडरी लोगों की मतलब हम उनको सुनते आए, उनको सुना और आज हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो मतलब हमारा माजी तो हमारा रोशन था ही, आज माजी रवा मुस्तकबिल हम मुस्तकबिल सभी रोशन है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला रज़ीम हाल को और हमें थोड़ा अच्छा करना है, जी। जो प्रेजेंट है इसको थोड़ा और अच्छा करना है। तो डेफिनेटली हम सब मिल के इस पे काम करेंगे, इस पे हम कोशिश करेंगे ताकि जिस तरीके से हमारा गुजरा हुआ कल हसीन और रोशनदार था, हमारा आने वाला कल जो है वो हसीन और रोशनदार हो और उससे कई गुना ज़्यादा जाए आगे। आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे एक छोटा सा गीत सुनकर, क्योंकि दिल भरा नहीं है अभी। क्या कहते हैं आप लोग? सही है ना? दिल अभी भरा नहीं सर। चलिए मैं और सुना देता हूँ जी कुछ। बिल्कुल। बहुत मशहूर गीत है, फिल्म दोस्ती का, रफ़ी साहब दोस्ती, का। जी। माशाल्लाह। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, भूलिएगा नहीं, 27 जून टीवी 4 पे, ओनली ऑन टीवी 4 आप देखेंगे, सुनेंगे, अपनी फरमाइश जाहिर करेंगे, जिसके लिए हमने ईमेल एड्रेसेस अभी से बता दिए हैं आपको। ईमेल एड्रेस पे आप कर सकते हैं, अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। महबूब शेख साहब को फरमाइश कर सकते हैं कि 27 तारीख को वो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रफ़ी साहब का। इसी तरह से आप कॉल कर सकते हैं हमें 6472447695 पे, अपनी फरमाइशें जो है वो भेज सकते हैं। टेक्स्ट कर सकते हैं, आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 27 जून के प्रोग्राम के लिए, जो कि सोलो रफ़ी साहब का प्रोग्राम होगा। बहुत जल्द बैनर्स एंड ऐड आपके सामने आ जाएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, आप इसको देखिए। और अगर कोई साहब चाहते हैं अपनी खुशी से उसको स्पॉन्सर करना, तो उनके लिए भी पूरी इजाज़त है। डेफिनेटली हम ज़रूर जो है उनको बताएंगे। तो चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से, बहुत जल्द बात होगी दोबारा से एक नए सा मेहमान के साथ और एक नई दिशा में, एक नए रास्ते पे चलेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। तो जुड़े रहिए इस रिचार्ज प्रेजेंट,
स्टूडियो 4 टाइम, ओनली ऑन TV4, कॉन्सर्ट बाय हेमा खान। हमारे मेहमान थे महबूब शेख साहब। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका, बहुत और बहुत शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन सामाइन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।